आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर वास्तविक संख्या। तो यह जो आपकी वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वह विकल्प के रूप में हो सकते हैं, वह आपसे क्वेश्चन यानी हल करने को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ वास्तविक संख्या वाले चैप्टर को कवर किया है और हमने कोशिश की है कि इससे जितने टाइप के क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकते हैं, हमने उसको कवर करने का प्रयास किया है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और इसमें के हर क्वेश्चन को हल करिएगा और हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को बताया है और उम्मीद करते हैं कि इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो आपसे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उसका अंतर क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है कि सदैव अपरिमेय संख्या होगा, सदैव परिमेय संख्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों होंगे या शून्य होगा। तो देखिए, अपरिमेय संख्या में अगर आप चाहे कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे, रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। अगर हम किसी संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए हमको ढूंढना है कौन सी हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि करड़ी में 3 और करड़ी में 5 ये दोनों अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2, करड़ी में 7 यह भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और करड़ी में 12 दे रखा है। तो करड़ी में 12 की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 4 गुणे 3 और 4 तो बाहर आ जाएगा बन के 2, लेकिन करड़ी में 3 अंदर रह जाएगा, यानी अभी एक अपरिमेय संख्या है। हमको ढूंढना क्या है, परिमेय। ये सब के सब तीनों अपरिमेय है, तो बचा कौन, यह संख्या, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, कैसे यह परिमेय संख्या होगी उसको हम बता दें। आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। इसका मतलब इसमें वर्गांतर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, करड़ी में 7 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हम कितना करेंगे, 25 आ जाएगा। सॉरी, कड़ी में 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ हमको 5 मिलने वाला है। ठीक, और कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, कड़ी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, -2, और -2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके हो गए। आइए नेक्स्ट विकल्प के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड हमको ढूंढना है। तो आइए पहला देखते हैं। देखिए यहाँ 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 दिया है। अगर हम 5 की पावर 2 करते हैं तो 5 और 25, 25 का गुणा हम 2 में करते हैं तो 25 दूना 50, और 50 का गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो 7 पचे 35, 350 हो जाएगा, जो कि इसका 140 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 7 दूनी 14 25 70 होता है, यह भी नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, और 4 पचे 20, और 20 सत्ते कितना होता है, 114, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। फिर अगला दिया कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखिए भाज्य बराबर होता है, जिसका मतलब यहाँ भाजक दे रखा है, यहाँ भी भाजक दे रखा है। ये दो क्वेश्चन तो पहले खत्म कट गए। और हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल होता है, यहाँ शेषफल दे रखा है, इसका मतलब यह भी गलत है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा है कि 26 156 का एलसीएम अगर 156 है तो मौसा यानी एचसीएफ बताइए। तो आप जानते हैं दो संख्या दे रखा है, 26 गुणे 156, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे क्या होता है, मौसा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने तो लिख दिया। तो 156 26 गुणे 156 है। ठीक है, नहीं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस है, इसका कितना दे रखा है, 156, और पूछ क्या रहा है, मौसर यानी एचसीएफ। 156 से 156 कटिएगा, बचेगा क्या, 26, यानी ऑप्शन में भी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से देखिए, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें एलसीएम दिया है, हो सकता है आपसे एचसीएफ दे के पूछ दे। ठीक है, अगला सवाल में कहा निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे देगा, पूछेगा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म बताना है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये दो संख्याएं जो दे रखा है, दो दो संख्याएं नहीं, अब इनमें बताना है कि कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या की शर्त यही कि दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन हमको मिल गया एक के अलावा, तो समझिए वह
अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, तो वो सभाज्य संख्या हो जाएंगी, ठीक है। हमको अभाज्य ढूंढना है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से पहले से। देखिए 14 और 35 में 7 कॉमन है, ठीक है, यहाँ से हम 7 निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 18 और 25 इसमें से कुछ भी कॉमन आपको नहीं है। अच्छा, अगला देखते हैं कि 31 और यहाँ पर देखेंगे 39, देखेंगे सीधी सी बात, यहाँ से 31 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 32 दूना 64 होता है, इसका मतलब यह सब जो हैं भाज्य है, लेकिन अभाज्य कौन है? 18 कामा 25 है। क्यों? क्योंकि 18 और 25 में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, जिसके कारण हम यह कहेंगे कि यह क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, सअभाज्य संख्या पूछेगा, हो सकता है इन अंकों को वह बदल दे। सअभाज्य संख्या की शर्त यही होती है कि जब दो संख्याएं दे रखा हो, उनमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हमको न मिले, या उसमें से कोई दूसरा कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, तो आप ये जानिए कि वह क्या है? अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। इस समय देखिए हम लोगों ने यहाँ से 7 निकाले, यहाँ से 31 निकला, यहाँ से 32 निकला, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए 32 मिल गया, ये तो आपकी सभाज्य कहलाएंगी, लेकिन ये क्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला दे रखा है बहुत ही बढ़िया कि 65 और 117 के एचसीएफ को अगर 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान पूछ दिया गया, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि 65 और 117, तो आइए इसका पहले हम निकालते हैं कि एचसीएफ आएगा कितना। 65 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 5 लिख सकते हैं। 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 117 लिख सकते हैं 13 गुणे 9, ठीक है। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है? 13, लेकिन ये कह रहा है कि एचसीएफ को इसके रूप में लिखो। इसका मतलब यह हुआ कि 65 माइनस 117 जो ये भी एचसीएफ है, सॉरी यहाँ पे पी छूट गया है, ठीक है। और हमने निकाला एचसीएफ कितना आया है? 13। अब इसको हल करके हमको पी का मान बताना है। 117 को हमने ट्रांसफर कर दिया, देखिए कहा इसका जो एचसीएफ इसने बताया है, ठीक है, और हमने इसका एचसीएफ निकाला 13, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। हमने दोनों को बराबर किया, अब इसको हल करके पी का मान निकालेंगे। 117 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, हो गया 65 पी बराबर 117 और 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 130, ठीक है। 65 दूना 130 होता है, तो पी का मान हमको कितना मिल जाएगा? 2, यानी पी का मान हमको 2 मिलेगा। यानी पी का मान पूछा है तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे लगाएंगे? जैसे देखिए आपके सामने 2023 में यह क्वेश्चन पूछ भी दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? जब आपको शेषफल मिले तो कहा है ना, वो बड़ी बड़ी संख्या बताइए जिससे 245 और 1037 में भाग अगर हम दे रहे हैं, कितना शेष बच रहा है? 5। अगर 5 घटा दें तो हमको वह बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कि 245 में से हम 5 घटा देंगे, इसका मतलब वो कटने वाली संख्या कितनी रही होगी? 240। अच्छा, 1037 में से भी हम 5 घटा देंगे, हमको मिल जाएगा 1032, इसका मतलब 1032 वह संख्या क्या होगी? जो भाज्य होगी, ठीक है। अब इन दोनों को हमको क्या निकालना है? जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। चलिए 240 का गुणनखंड करते हैं 2 से, तो यह आ जाएगा 120, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 60, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 30, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 15, फिर उसके बाद अगर हम 2 से करेंगे, 2 से नहीं 3 से क्या आएगा? 5, फिर यह हो जाएगा 5 से 1। इसका मतलब हमने 240 का गुणनखंड जब हम कर रहे हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर कितना आया? 4 गुणे 3 गुणे 5 मिला है, ठीक। उसी प्रकार से 1032 का हम करने वाले हैं। 1032 का इधर कर देते हैं, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10, 256 हो जाएगा, 216, 516 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 258 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आगे चलेंगे, 2 से फिर कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 9 18, 129 आ गया। कितना आ गया? 129 आ गया। तो ये किसे कटेगा? हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और 43 किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1032 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 43, ठीक है। अब हमको इसको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ देखें, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, सबसे कम बार हम लेते हैं। 2 की पावर 3 यहाँ भी, 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 निकाल सकते हैं। गुणे 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी हम 3 ले लेंगे। 43 और 5 को लेंगे नहीं क्योंकि इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है।
2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 3 8 त्रिके 24, यानी वह HCF कितना आएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा यदि 26 और 156 का एलसीएम 56 है तो मसा बताना है। ठीक है, मुझे लग रहा है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो क्योंकि जब इसका एलसीएम कितना दे रखा है 56, मसा पूछा है। हम जानते हैं दो संख्या क्या है, 26 गुणे 156 है। 26 गुणे 156 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल से गुणे म से, तो ल से कितना है 156 गुणे म से निकालना है, तो 156 से 156 करके 26 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब इसके बाद हम फिर वही क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन शायद रिपीट ही हो गया है ना। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या का एक अंग है? तो अगर हम देखेंगे 14 और 35 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन, इसलिए यह नहीं हो सकता है। 31 और 93 यहाँ 31 है, यह भी नहीं हो सकता है। यहाँ 32, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों ने क्या किया था राइट आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपना। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है ये। ठीक है, अब वहां पर वो आपसे क्या करेगा, यहाँ पे करड़ी में 2 दे देगा, करड़ी में 3 तो है ही हम करवा रहे हैं, करड़ी में 5 दे देगा, करड़ी में 7 दे देगा, करड़ी में 11 दे देगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं का मान आप जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या, जैसे कि क्या क्या दे सकता है, करड़ी में 2 दे सकता है, करड़ी में 3 दे सकता है, करड़ी में 5 दे सकता है, करड़ी में 7 दे सकता है। ठीक है, करड़ी में 11 दे सकता है, करड़ी में 13 दे सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये सब के सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, तो क्या देगा इनको सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे परिमेय संख्या वाले चैप्टर में पूछता है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। एक हम आपको बता देते हैं, उसी पैटर्न पे आप तैयार कर लीजिएगा। करड़ी में 2 पूछे, करड़ी में 5 पूछे, करड़ी में 7 पूछे, उसको आप सिद्ध करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको विरोधाभास विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो विरोधाभास विधि के द्वारा हम इन सवालों को हल करके दिखाएंगे कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि जब हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं, तो जो वह कहता है उसके हम अपोजिट मान लेते हैं। जैसे उसने कहा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं, हम मान लेते हैं कुछ अलग मानेंगे, कहेंगे माना, क्या मानेंगे, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए जो कहेगा उसका उल्टा मानेंगे, करड़ी में 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। अगर करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, तो इसे हम क्या कर सकते हैं p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब करड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं p बटा q। और हम जानते हैं कि जहां पर p और q क्या होती हैं, अब क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, निस्सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, लिखेंगे जहां p और Q दोनों कैसी होंगी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी सह अभाज्य संख्या होंगी। दो P और P कमा Q क्या होंगी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे संख्या छूट गया, संख्या लिख दीजिएगा। ठीक है, तो P और P और Q सह अभाज्य का मतलब ये दोनों एक दूसरे से भी कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इधर इसको करें पक्षांतर कर दे इसका, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे Q बराबर P। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं ऐसे सॉल्व, देखिए स्टेप बाय स्टेप। अब करड़ी में 3 हम लेके चल रहे हैं, तो करड़ी में 3 जाए, करड़ी में 2 5 7 कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करने वाले हैं, तो यहाँ पे करड़ी में 3 इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3, क्यू का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, बराबर में क्या आएगा पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो ये पी स्क्वायर है, इसको हम लोग जैसे मान लीजिए हमने 15 लिखा है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। इसका मतलब ये जो 15 है वह 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है ना, यह जो हमारा 15 है ये किससे कटेगा 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वह 3 से भी कटेगा, क्यू स्क्वायर से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पी स्क्वायर जो है वह किससे कटेगा 3 से भी कटेगा, क्यू से कटेगा। अच्छा 15 को अगर हम 3 से काटे कितनी बार में कटेगा 5 बार में, अगर 5 से काटे कितनी बार में कटेगा 3 बार में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, पी स्क्वायर है, अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा क्यू स्क्वायर बार में,
अगर क्यू स्क्वायर से इसको काटे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पी स्क्वायर जो है वह 5 से विभाज्य है। लिखेंगे पी स्क्वायर जो होगा, सॉरी यहाँ 3 है ना, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य है। पी स्क्वायर जो है 3 से क्या है, विभाज्य हो रहा है। अगर ये 3 से विभाज्य हो रहा है पी स्क्वायर, इसका मतलब पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। लेकिन पी भी 3 से विभाज्य होगा। पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अगर पी इसके विभाज्य होगा, अच्छा कितनी बार में विभाज्य होगा, अगर इसको हम काट दें, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो पी स्क्वायर है वह 3 से कितनी बार में, क्यू स्क्वायर बार में। अगर हम मानते हैं ये पी है, पी स्क्वायर ने क्या है, पी। अगर हम पी को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो हम मान लेते हैं के बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, पी बार, के बार में कटेगा। मान लेते हैं कि 3 के बार में कट गया है, ठीक है ना। अगर हमने पी स्क्वायर को अगर हम 3 से भाग दें कितनी बार कटेगा, के बार कटेगा। इसको हमने मान लिया है, ठीक है ना। अगर इसको हम मान लेते हैं, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे आगे। उसके बाद हमारे पास जो है समीकरण, हमको कुछ बनाना चाहिए, तो हम लोगों ने बनाया नहीं समीकरण को। तो अगर हम समीकरण को बना दें यहाँ से, मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, और इसको हम समीकरण नंबर 2 का मान दे देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा दें, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो हमको P का मान मिला है, इसी को उठा के ले जाके हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में, यहाँ पे, हाँ, लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए P का मान क्या है, 3 के, यहाँ हो जाएगा 3 के का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। के का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से, इससे यह कट जाएगा, अरे 3 से 9 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर आ गया। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 3 के का स्क्वायर। सेम प्रोसेस वही जो यहाँ पे हुआ था, हम लोगों ने कहा था ना पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि क्यू स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है किससे, 3 से, कितनी बार, के स्क्वायर बार में विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे क्यू स्क्वायर जो हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। क्यू स्क्वायर जो है 5, सॉरी यहाँ बार बार 5 लिख दे रहे, दिमाग में 5 बना हुआ है, ठीक है। 5 नहीं, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर जो होगा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यह हमको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर, अच्छा कितनी बार विभाजित होगा, चलिए उसको भी हम नाम दे देते हैं कुछ। मान लेते हैं कि यह क्यू जो होगा विभाजित होगा कितनी बार, 3। वहाँ के दे रखा है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लेते हैं कि एक्स बार में क्या होगा, विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि हमने एक्स इसलिए माना है क्योंकि यह जो हम क्यू को 3 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है, 3 एक्स बार जा रही है भाग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3। समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 2 जो हमारा है यह कह रहा है कि यह P विभाजित हो रहा है 3 से, कितनी बार में, के बार में। P यहाँ विभाजित हो रहा है 3 से। अच्छा यहाँ पर Q भी विभाजित हो रहा है कितने से, 3 से, कितनी बार, x बार में। तो इसका मतलब यह निकला कि P और Q जो दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं।
3 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। अच्छा, हमने माना क्या था? हमने यह माना था कि दोनों सहअभाज्य हैं, मतलब ये P और Q किसी से नहीं कट रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि P और Q दोनों 3 से कट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मानना था वह गलत हुआ। हमारा जो मानना था वह क्या हुआ? गलत हुआ। लिखेंगे नीचे, अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। तो जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं, तो करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमने क्या माना था? हमने माना था कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी P और Q किसी से नहीं कटने वाली हैं। परंतु समीकरण 2 और समीकरण 3 हमको बता रहे हैं कि दोनों या 3 से कट जा रही हैं। अगर ये कट जा रहे हैं, जिसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अगर यह 3 है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या का शर्त का पालन नहीं कर रही है। इसलिए हमने कहा कि हमारा मानना क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमने विरोधाभास, हमने अपने मानने के उल्टा हमको जाकर सिद्ध करना पड़ा, ये विरोधाभास है। तो हमारा, हम कहेंगे करड़ी में 3 हमारा एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार से आप 5, 2, 7 किसी को भी हल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है कि दिखाइए कि 3 करड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? इसको भी ठीक उसी प्रकार से हम हल करने वाले हैं, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन को हल किया था। बस इसको भी हम विरोधाभास विधि से लगाएंगे। कहेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पे माना, कहेंगे माना करड़ी में, सॉरी, यहाँ पे पहले करड़ी लग गई। लिखेंगे 3 करड़ी में 2, माना करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे कि करड़ी में 3, सॉरी करड़ी में 3 नहीं, अब उल्टा हो गया है, 3 करड़ी में 2 है। तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2 बराबर A बटा B, जहां पे हमारा A B दोनों कैसे होंगे? सहअभाज्य संख्या, दोनों सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, अभी आप कहेंगे सर इससे पहले P और Q मान रहे थे, अब A और B मान रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस परिमेय संख्या को हम A बटा यानी बटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ हमने A और B मान लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेम प्रोसेस इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने क्या किया था? इसको इधर पक्षांतर कर दिया था। तो यह हो गया था 3 करड़ी में 2 गुणे B बराबर A हो गया था। ठीक है ना? हम इसको अगर शायद इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम केवल यहाँ पर कड़ी में 2 को रख के बाकी सबको इधर पक्षांतर कर दें, ऐसे। ऐसे करते हैं। चलिए इसको लाइन को मिटाते हैं। केवल हम करड़ी में 2 की तरह रखेंगे। ठीक है ना? इसको रखेंगे करड़ी में 2 को। तो यहाँ पे करड़ी में 2 रोक लेते हैं। A बटा B था, यहाँ 3 गुणे में है, यहाँ आएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह हो जाएगा A बटा 3B। अच्छा, A बटा 3B हो गया। इसका मतलब यह देखिए, A भी एक पूर्णांक है, B भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। ठीक है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा एक पूर्णांक संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे A कामा B और 3 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अभी हम आपको बताते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है। पूर्णांक संख्या है, इसलिए जो होगा, इसलिए A बटा 3B एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है। एक पूर्णांक संख्या यानी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। एक पूर्णांक अर्थात
एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, अर्थात एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगी तो कड़ी में दो भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो अतः करड़ी में दो भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी, लिखिएगा संख्या होगी, ठीक है। परंतु हमको जो है विरोधाभास विधि से ज्ञात है, कहेंगे परंतु विरोधाभास विधि से ज्ञात है, विधि से ज्ञात है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि या इसके साथ अगर हम किसी संख्या का गुणा करें या जोड़े घटाएं भाग करें वह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखेंगे अतः तीन करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें लिखना बहुत है, कोई बात नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको पता है हमसे सिद्ध करने के लिए क्या है, इससे पहले सवालों में हम लोग क्या किया था, कड़ी में तीन को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, ठीक है। उसी प्रकार से कड़ी में दो, कड़ी में पांच, कड़ी में सात, ये भी क्या होंगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब ऐसे सवाल आपके सामने है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या में देखिए क्या होता है, ए और बी दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब कि अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे नहीं मतलब है, अपने आप में पूर्ण संख्या होने का मतलब चाहे वह 5 हो, 2 हो, 3 हो, -2 हो, -5 हो, -7 हो, मतलब कुछ भी कह लीजिए, मतलब वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूर्णांक। और दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और यहाँ पे जो क्यू का मान होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू नहीं बल्कि बी है, तो मतलब बी जो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये परिमेय की शर्त होती है। तो हमने इसको मान लिया कड़ी में 3/2 बराबर 1/b, जहाँ ए और बी दोनों सभाज्य हैं। और हम लिख सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 को इधर में इधर पक्षांतर करते हैं, कड़ी में 2 बराबर हमको मिल गया a/b गुणे 3, यानी हमारा हो गया a/3b, ठीक है। अब हम जानते हैं कि a और b, हमने यहाँ पे पहले मान रखा है कि a और b दोनों क्या है, परिमेय माना है। तो परिमेय माने मतलब यह दोनों पूर्णांक हैं। और 3 भी अपने आप में पूर्णांक मतलब एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब जिसका एक एग्जैक्ट मान हो, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी और 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/3b जो होगा वह एक पूर्णांक यानी एक परिमेय संख्या होगी। जो पूर्णांक होगा वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, हम इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये पूर्णांक, अब इसको हम थोड़ा सा बना रहे हैं, अगर ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक परिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये इसके बराबर जो भी संख्या होगी वह भी परिमेय संख्या होगी। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी के आधार पर हमने कहा कि अगर a/3 भी एक परिमेय है तो कड़ी में 2 भी इसके बराबर है, तो यह भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने विरोधाभास विधि से हम लोग को ज्ञात है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी को हम लोगों ने किससे बनाया, इससे बनाया है ना। तो हमने जो माना था, हमारा मानना क्या था, गलत था, ठीक है। हमारा मानना गलत था क्योंकि विरोधाभास विधि से पता है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः कड़ी में 3 कड़ी में 2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यह करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 करड़ी में 3 क्या कहा है, 5 माइनस करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ठीक है ना, चाहे इसको जोड़ना हो चाहे इसको घटाना हो। तो अब यहाँ पे यह अगर हम यहाँ पे माइनस वाला लगा रहे हैं तो इससे अगर हम प्लस वाला भी करेंगे तो वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए, जैसे हम यहाँ पे आपको माइनस वाला हल करवा रहे हैं, आप इसमें प्लस वाला भी हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है तो उसी प्रकार से कह सकता है कि 5 प्लस करड़ी में 3 कह देगा, ठीक है ना।
तो ऐसे सवालों के हल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे माना। माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये हम मान लेंगे। ठीक है ना, ये हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम मान लेंगे तो इसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लिखेंगे 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर a बटा b। लिखेंगे जहां a कामा b एक पूर्णांक है, a और b लिखेंगे। ठीक है ना, a और b क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। ठीक है ना, एक पूर्णांक संख्या है। a और b एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, उसके बाद जो है हम यह कहेंगे कि a और b दोनों सअभाज्य हैं, दोनों सअभाज्य संख्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरी बात लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सअभाज्य संख्या हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 5 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इधर 5 को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस करड़ी में 3 बराबर a बटा b। 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे माइनस हम कामन लेते हैं, तो माइनस अगर हम काटते हैं दोनों तरफ कामन लेके तो हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर 5 माइनस a बटा b। ठीक है ना, हमने यहाँ से माइनस कामन लेंगे तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा। ठीक, सेम प्रोसेस वही आया इससे पहले जो हम लोग ने हल किया था। करड़ी में 3 बराबर 5 माइनस a बटा b हो गया। ठीक है ना, अब ऐसे में हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे 5 a और b दोनों क्या है, ये सब पूर्णांक है। लिखेंगे 5 a व b क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 5 माइनस a बटा b भी एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या अर्थात परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। करड़ी में 3 भी, यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, करड़ी में 3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए अगर यह a और b और 5 ये तीनों पूर्णांक हैं तो पूर्णांक होंगे तो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमको जो हम मानेंगे, कहेंगे परंतु विरोधाभास विधि से ज्ञात है, विरोधाभास विधि से ज्ञात है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पर हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत हुआ। भाई विरोधाभास विधि से हम लोगों ने खुद ही इसको हल किया है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब विरोधाभास विधि से हमको ज्ञात है करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो हम कहेंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः जो हमारा होगा 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करना था, हमसे पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी करके दे सकता है। ठीक, करड़ी में 3 प्लस 5 कर देगा, करड़ी में 3 माइनस 5 कर देगा, कुछ भी। तो आपको करना है कि आपको तुरंत मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a भी एक पूर्णांक संख्या होती है। दोनों a और b दोनों क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और b जो होता है 0 के बराबर नहीं होता, यह किसकी शर्त है, यह परिमेय संख्या होने की शर्त है। अगर इनमें से सब फॉलो करता है तब तो आप कहेंगे कि ये परिमेय है, अगर इनमें से कोई फॉलो नहीं करता है तो आप कहेंगे
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, 5 को पक्षांतर कर दिया, 5 उधर गया तो -5 हो गया, इधर माइनस करड़ी में 3 बराबर ए बटा बी -5 था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ माइनस वाला क्या हो गया प्लस, प्लस वाला माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो कड़े में 3 बराबर क्या 5 माइनस ए बटा बी आया। हम जानते हैं कि 5 ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, तो 5 माइनस ए बी भी एक क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, अर्थात एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय संख्या होगी, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके आधार पे, परंतु हमको विरोधाभास विधि से हमने इसको पहले ही हल कर रखा है कि कर्ण 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस आधार पे हमने जो माना था कि कर्ण क्या हल किया है, हमने हल किया कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना है कि कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है, तो इस आधार पे हम कहेंगे हमारा मानना क्या है, गलत है। अगर हमारा मानना गलत है कि एक परिमेय संख्या है, तो अगर हमारा मानना गलत है इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है।